बच्चों इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं बीट्स एंड बीट्स फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों बीट्स कैसे फॉर्म होती हैं? तो यहाँ पर हमने दो वेव कंसीडर की हैं। एक वेव है y1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा वन टी माइनस एक्स बाई वी, यानी कि जब हमारी इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी के एक्स, और के एक्स को हम लिख सकते हैं ओमेगा बाई वी इंटू एक्स। तो हमने के को लिख दिया ओमेगा बाई वी, और इसमें से अगर ओमेगा आप कॉमन लें तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा टी एक्स बाई वी, एंड इसका होल का आपके पास साइन, ये आपको फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पर ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा वन, और दूसरी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा टू। तो दोनों को अगर दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही साइड में ट्रेवल कर रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और दोनों ही ट्रैवलिंग वेव है, तो दोनों को अगर हम सुपर इम्पोज करते हैं, यानी कि इन दोनों का इंटरफेरेंस होता है, तो हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आएगा y1 प्लस वाई। अगर इन दोनों को हम सम करते हैं a साइन ओमेगा वन टी माइनस एक्स बाई वी एंड a साइन ओमेगा टू टी माइनस एक्स बाई वी, तो हमारे पास ये आ जाएगा दैट इज 2 टाइम्स कॉस दिस माइनस दिस डिवाइड बाई 2, यू विल गेट डिवाइड बाई 2, एंड इसी तरह ये आ जाएगा साइन ओमेगा वन दिस प्लस दिस डिवाइड बाई टू। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 2 कॉस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू टी माइनस एक्स बाई वी, और साइन ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू टी माइनस एक्स बाई वी। तो अब ये देखें, जब ये ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, क्योंकि ये ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी, तो आप देखेंगे ये टर्म, इस टर्म की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये फास्ट ऑसिलेट करेगा, टाइम पीरियड कम होगा। दूसरा ये टर्म देखें तो इस टर्म की फ्रीक्वेंसी काफी कम है, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इज मच लेस देन ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू। तो यहां पर हम ऑसिलेट कराते हैं, यानी कि ओमेगा वन और ओमेगा टू दोनों ही नियर बाई फ्रीक्वेंसीज है। तो ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू अप्रोक्स टू ओमेगा वन के आसपास होगा, और माइनस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू काफी छोटा होगा, क्योंकि ये बहुत नियर बाई फ्रिक्वेंसी है। तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बहुत छोटा होने की वजह से इनका टाइम पीरियड, इस टर्म का अगर हम ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा होगा, इनका टाइम पीरियड काफी बड़ा होगा। अब यहां पर हम दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये टर्म आपका एम्पलीट्यूड डिफाइन करेगा और ये टर्म आपका ऑसिलेट करेगा। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से जो आपको वेव मिलेगी वो कुछ इस तरह की मिलेगी, यानी कि एम्पलीट्यूड को ये एनवलप, ये यानी कि ये जो आपकी ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू वाली फ्रिक्वेंसी है, ये एज ए एम्पलीट्यूड का एनवलप की तरह काम करेगी। तो आप देखेंगे कि दूसरा फंक्शन किसी भी वैल्यू पे हो, अगर इस फंक्शन की वैल्यू जीरो हो गई तो हमारा पूरा एम्पलीट्यूड जीरो होगा। तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम हमारा एम्पलीट्यूड जीरो या मिनिमम अचीव करेगा, और जब हमारा एम्पलीट्यूड मिनिमम अचीव करता है तो हमारी साउंड या फिर जो ऑसिलेशन है, हमारा इंटरफेरेंस का एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बीट्स। जनरली ये साउंड वेव्स में रेफर की जाती है। तो इसको, जहां पर हमारा एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, इनको बोलते हैं बीट्स। तो जितनी भी बीट्स पर सेकेंड हमें सुनाई देंगे उनको बोलेंगे हम बीट्स फ्रीक्वेंसी। तो बीट्स को हम किससे रेफर करेंगे? मिनिमम एम्पलीट्यूड से। तो ये पूरा जो टाइम होता है, यानी कि आप देखेंगे ये पूरा टाइम, ये फ्रीक्वेंसी है हमारी ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू। तो ये पूरा टाइम आप देखेंगे, दिस टाइम विल बी रेफर टू टी इक्वस टू टू पाई ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू, यानी कि फोर पाई माइनस डिवाइड बाई ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। बट आप देखेंगे कि जब ये मिनिमम अचीव करेगा तो आपको एक बीट यहीं पर सुनाई देगी। तो ये टाइम जो होगा, दिस टाइम इंटरवल विल बी हाफ ऑफ दिस टाइम, इस टाइम का हाफ होगा, तो ये हो जाएगा टू पाई अपॉन ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। और जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, यानी कि आप जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू पाई
और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 माइनस F2, यानी कि दोनों फ्रिक्वेंसीज का जो डिफरेंस होगा वो हमें क्या देगा, दैट इज द बीट्स पर सेकेंड और द बीट फ्रीक्वेंसी। ट्यूनिंग फॉर्क, बच्चों ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है और यहां पर इसको आप एक पैड पर हिट करते हैं। अगर इसको पैड पर हिट करते हैं तो ये यू शेप्ड आपके, जिनको बोलते हैं प्रॉन्ग्स, यू शेप प्रॉन्ग्स होते हैं और वेट और लेंथ की अकॉर्डिंग इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये फिक्स होती है। यानी कि इसको हम क्या करते हैं, एक पैड पर हिट करते हैं, इसको साइड से हिट करते हैं पैड पर, तो इसके प्रॉन्ग्स स्टार्ट टू वाइब्रेट इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है और ये गिवन होती है विद एवरी ट्यूनिंग फॉर्क। अब इसमें हम फाइलिंग करते हैं। अगर हम फाइलिंग करते हैं तो बच्चों इन प्रॉन्ग्स का क्या होता है, इनका वेट कम हो जाता है, इनका वेट को हम रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि रब करके इसको फाइल कर देते हैं। फाइल करने से इनका वेट रिड्यूस हो जाता है। इनका वेट जब रिड्यूस हो जाता है तो इनकी जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्रॉन्ग्स का वेट लाइट होता है तो ये बहुत फास्टर ऑसिलेट करते हैं। फास्टर ऑसिलेट करते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाता है। दूसरा होता है वैक्सिंग। वैक्सिंग में बच्चों क्या करते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा वैक्स पुट कर देते हैं दोनों प्रोंग्स पर, तो इनका वेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो थोड़े से हैवियर हो जाते हैं, तो इनका ऑसिलेशन टाइम इंक्रीज हो जाता है और फ्रीक्वेंसी इनकी डिक्रीज हो जाती है। तो ये दो फिनोमेना हमें बहुत अच्छी तरह पता होने चाहिए कि फाइलिंग से क्या होता है ट्यूनिंग फॉर्क में और वैक्सिंग से क्या होता है ट्यूनिंग फॉर्क में। अगर हम दो ट्यूनिंग फॉर्क की बीट फ्रीक्वेंसी की बात बात करें, अगर आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क दी हुई है जिसका फ्रीक्वेंसी F1 है, दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी F2 है, तो वहां पर बीट फ्रीक्वेंसी हम स्ट्रेट अवे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज F1 माइनस F2, एंड दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। तो यहां पर ये हम बीट्स निकाल सकते हैं दो ट्यूनिंग फॉर्क के बीच में कितनी है। और इसी पर अगर हम यहां पर, जैसे कि दो आपको ट्यूनिंग फॉर्क दी गई है, हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि F2 इज ग्रेटर देन F1 और दोनों की बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, F1 F2 माइनस F1। तो अगर हम वैक्सिंग करें तो क्या होगा, अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क वन को वैक्सिंग करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा वैक्स पुट हो जाएगा। वैक्स पुट होने की वजह से फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि F1 डिक्रीज हो जाएगी। तो ट्यूनिंग फॉर्क वन की अगर वैक्सिंग करें तो F1 आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो बीट फ्रीक्वेंसी में इससे क्या इंपैक्ट आएगा, तो आप देखेंगे बीट फ्रीक्वेंसी क्या थी, F2 माइनस F1। तो यहां पर दूसरे नंबर को आप डिक्रीज कर रहे हो तो इनका डिफरेंस क्या होगा, लेट से F2 आपकी है 150 और F1 है आपकी 140 हर्ज, तो आपकी बीट फ्रीक्वेंसी होगी 10। लेकिन अगर आप इसको डिक्रीज करके 138 कर देते हैं तो आपकी बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, यानी कि दोनों का डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो आपकी बीट फ्रीक्वेंसी हमेशा डिक्रीज होगी। अगर आपने छोटी वाली को क्या कर दिया, वैक्सिंग कर दिया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। जो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी है उसको अगर वैक्सिंग किया तो आपकी बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, अगर वैक्सिंग आप ट्यूनिंग फॉर्क 2 की करें, ट्यूनिंग फॉर्क 2 की अगर वैक्सिंग करेंगे तो आपने जो लार्जर फ्रीक्वेंसी है उसको डिक्रीज कर दिया, यानी कि जो 150 थी उसको रिड्यूस करके 148 कर दिया, और दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क F1 जो है आपकी वो है 140। तो आप देखेंगे डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। डिफरेंस डिक्रीज होने पे हम क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी विल आल्सो बी डिक्रीज। तो हमें देखना है कि हम स्मॉलर को वैक्सिंग कर रहे हैं या लार्जर को वैक्सिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज है। नेक्स्ट इज फाइलिंग। फाइलिंग से बच्चों क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम F1 की फाइलिंग करें तो यानी कि F1 को इंक्रीज कर रहे हैं, तो F2 हमारी कितनी है 150 फॉर एग्जांपल, और F1 है हमारी 140। अगर इसको जो स्मॉलर है उसको फाइलिंग करके इंक्रीज कर देते हैं, लेट से 142 कर देते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी विल आल्सो बी डिक्रीज्ड। F1 माइनस F2 की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी अगर आपने इसको फाइल करके इंक्रीज कर दिया। अगर आप लार्जर फ्रीक्वेंसी को फाइल करके, यानी कि F2 को फाइल करके इंक्रीज कर रहे हो, लार्जर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो,
तो 150 को आपने इंक्रीज करके लेट से 152 कर दिया, और दूसरी फ्रीक्वेंसी को आपने एज इट इज 140 रहने दिया। तो यहां पर क्या होगा, बीट फ्रीक्वेंसी में फिर से आपको इंक्रीज दिखेगा। तो ऐसे आप फाइलिंग और वैक्सिंग के थ्रू बीट फ्रीक्वेंसी को मैनिपुलेट कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। और कुछ सॉल्ड एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। सॉल्ड एग्जाम्पल में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है टू वायर्स W1 एंड W2 हैव द सेम रेडियस। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों का रेडियस सेम है, ये दोनों का रेडियस सेम है। और रेस्पेक्टिव डेंसिटीज आर गिवन एज रो 1 एंड रो 2। और रो 1 और रो 2 के बीच में रो 2 इज 4 टाइम्स ऑफ रो 1, ये रिलेशन आपने दिया हुआ है। यानी कि बच्चों जैसे आप इंफॉर्मेशन पढ़ते जाए वैसे ही साइड में वो डेटा लिखते जाए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, यानी कि लेटर ऑन जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको डेटा सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आप साइड की साइड आप इस डेटा को लिखते जाएं। देन आपको दिया हुआ है दे आर जॉइंड टुगेदर सच दैट पॉइंट ओ शोन इन द फिगर कॉम्बिनेशन इज यूज्ड एज ए सोनोमीटर वायर। एक सोनोमीटर वायर की तरह इसको यूज किया गया है। और टेंशन, यानी कि दोनों वायर अगर आपके ऐसे सीरीज में ज्वाइन हुए हैं तो बच्चों दोनों के अंदर T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T, दोनों के अंदर टेंशन सेम होगी। देन आगे बोला गया है व्हेन स्टेशनरी वेव इज सेटअप इन द कॉम्पोजिट वायर, दोनों के कॉम्बिनेशन में एक स्टेशनरी वेव सेटअप की गई है। द जॉइंट इज फाउंड टू बी नोड, यानी कि इसको नोड किया गया। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एंटी नोड्स इन द फॉर्म ऑफ W1 एंड W2। अब बच्चों ये दिया हुआ है, एक इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि O पॉइंट इज द मिड वे बिटवीन टू ब्रिजेस, यानी कि ये आपको दो ब्रिज दिए हुए हैं और O पॉइंट आपका मिड पॉइंट है। तो दोनों पॉइंट्स के अगर मिड पॉइंट O पॉइंट है और यहां पर ये ज्वाइन किया गया है तो आप देख सकते हैं दोनों का लेंथ यानी कि L1 इक्वल्स टू L2, दोनों की लेंथ सेम होगी। अब ये सोनोमीटर वायर में इसको ऑसिलेट किया गया है, तो बच्चों एक ही फ्रीक्वेंसी से इसको ऑसिलेट करेंगे तो दोनों में जो फ्रीक्वेंसी आने वाली है वो दोनों की सेम होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं F1 इक्वल्स टू F2। तो F1 को बच्चों लिखने का क्या तरीका है, F1 को हम लिख सकते हैं V बाई λ1 और F2 को हम लिख सकते हैं V1 V2 बाई λ2, ऐसे लिख सकते हैं। और नंबर आप देखेंगे ये भी ब्रिज वाला पॉइंट भी नोड बनेगा और ये भी नोड बनेगा। तो इसके अंदर एंटी नोड क्या होंगे, नंबर ऑफ एंटी नोड्स इन वन इज समथिंग n टाइम्स λ/2। अगर आपके λ/2 का जो मल्टीपल हुआ वो आपके एंटी नोड्स बन जाएंगे, क्योंकि एक नोड और एक एंटी नोड में जो डिफरेंस रहता है वो λ/2 का होगा, उसको हम λ1 लिख देंगे। और दूसरे के अंदर हम मानते हैं m नंबर ऑफ एंटी नोड्स बनेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं m2/2। अब ये क्या होगी, दिस इज द लेंथ ऑफ वायर, तो दोनों की लेंथ ऑफ वायर होगी। यानी कि इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि n एंटी नोड्स है तो हम बोल सकते हैं n टाइम्स λ/2 इक्वल्स टू l, और इसके अंदर अगर m एंटी नोड्स है तो हम बोल सकते हैं m टाइम्स λ/2 इक्वल्स टू l, ये दोनों इक्वल है। तो आप देखेंगे अगर n और m का रेशियो अगर हम लें n और अगर m का रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज λ2/λ1, ये हमें निकालना है। तो अब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, F1 इक्वल्स टू F2 है, F1 equals to F2, और equating this will give you that V1 by λ1 equals to V2 by λ2, ये आ जाएगा। और यहां से आप λ2 by λ1 अगर निकालने जाएंगे तो आपके पास V2 by V1 आ जाएगा। और V2 by V1 को हम लिख सकते हैं दैट इज T by μ1 डिवाइड बाई T by μ2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बच्चों जो आपकी लीनियर मास डेंसिटी होती है म्यू वन को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज रो इंटू एरिया, रो 1 इंटू एरिया। और म्यू 2 को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज रो 2 इंटू एरिया। अब दोनों का एरिया सेम है, एरिया सेम है तो हम सीधे रो 1 और रो 2 का रेशियो हम लिख सकते हैं λ2 और λ1 का रेशियो। तो यहां से म्यू 2 आपका ऊपर आ जाएगा और म्यू 1 आपका नीचे आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो म्यू 2 ओवर म्यू 1 का रूट, विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ
रो टू ओवर रो वन। अब रो टू और रो वन का रेशियो आपको दिया हुआ है। रो टू की वैल्यू आपको दैट इज 4 टाइम्स रो वन है, तो ये रो टू अपॉन रो वन आपका 4 हो जाएगा, यानी कि लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन आपका 4/1 का रेशियो यानी कि 2 आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ एन एन एम। ये एन एन एम का रेशियो भी आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2। तो यानी कि इसमें एंटीनोड, इसमें और इसमें एंटीनोड, यानी कि आप बोल सकते हो 1:2 के रेशियो में हो जाएंगे। आप कैसे निकाल सकते हो, दिस इज रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि एक में लैम्डा वन और लैम्डा टू के रेशियो में आपके एंटीनोड्स होंगे। इस तरह से आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहां पर दिया हुआ है, स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स, इट इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फोर्थ हार्मोनिक। तो आप लिख लेंगे कि ये फोर्थ हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है और बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, दोनों एंड से क्लैंप किया गया है। द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव आपको दी हुई है, इक्वेशन इज गिवन एज 0.3 साइन, आप इसको इक्वेट कर सकते हो के एक्स कॉस ओमेगा टी, वेयर के की वैल्यू आपको 0.157 मिल जाएगी और ओमेगा की वैल्यू आपके पास यानी कि 208 ये मिल जाएगी। तो आप के की वैल्यू अगर पाई के टर्म्स में निकालें तो आपको ये दिखेगा, दिस इज नथिंग बट पाई/2 डिवाइड बाई 1/10, तो ये पाई/20 वैल्यू हो जाएगी। आगे ये पूछा गया है द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो बच्चों फोर्थ हार्मोनिक में देखो, आप जब फंडामेंटल में देखोगे तो आपके पास λ/2 इक्वल्स टू आपके पास लेंथ हो जाती है। जब फोर्थ हार्मोनिक में जाएंगे तो यहां पर आपको ऐसे करके आपको 4 एंटीनोड आ जाएंगे। 4 एंटीनोड आ जाएंगे तो आपके पास आप क्या लिखोगे, 4 × λ/2 इक्वल्स टू एल, ये लिख सकते हो। यानी कि आपके पास ये 2 लैम्डा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी। 2 लैम्डा, और लैम्डा को हम के की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 2 पाई/λ वेवलेंथ, और लैम्डा हम लिख सकते हैं 2 पाई/के, और के की वैल्यू आपको पता है दैट इज पाई/20, तो यहां पर 2 पाई और ये पाई/20, आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास 40 आ जाएगी। तो लेंथ की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा विच इज इक्वल टू 40, और ये मीटर्स में होगी, तो लेंथ आपकी क्या आ जाएगी, दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल बी 80 मीटर। तो हमने इस फॉर्मूले, स्टैंडिंग वेव के फॉर्मूले से हमने के निकाला, और फोर्थ हार्मोनिक में देखा दे रखा था तो हमने कहा तो इसके अंदर 4 एंटीनोड्स आएंगे। 4 एंटीनोड्स आएंगे तो क्या होगा, हमारी जो लेंथ होगी वो होगी 4 टाइम्स λ/2 विल बी इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब इक्वेशन से हमने के और ओमेगा निकाल के के की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा, और उस वैल्यू को यहां पर पुट करें तो हमें पूरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अ वायर ऑफ लेंथ एल, मास इज गिवन दिस, is put under the tension of this, the two consecutive frequency resonating this and this L is meter। दो consecutive frequency है तो हम बोल सकते हैं put under the tension, two consecutive frequency हम बोल सकते हैं that is n+1 f naught equals to 420 hertz, और हम बोल सकते हैं n f naught equals to 490। दोनों को माइनस करेंगे तो हमें f naught की वैल्यू 70 हर्ट्ज मिल जाएगी। और बच्चों जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है 70 हर्ट्ज, उसको हम लिख सकते हैं दैट इज 1/2L और √T/μ, इस तरह से लिख सकते हैं। आपको लेंथ निकालनी है, ये गिवन है आपको 70, तो आप लेंथ को निकाल सकते हो 1/2 इंटू 70 √T/μ। टी की वैल्यू आपको 540 गिवन है और म्यू की वैल्यू आप इसको 10⁻³ आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज 1/140, और इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी 9 × 10⁻⁴ का रूट, दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी 3 × 10⁻² यानी कि 300/140, 140 आ जाएगा। तो ये आपकी लेंथ आ जाएगी। लेंथ को आप इस सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स दिस विल बी 2.1 मीटर।
ये आपकी 2.1 मीटर लेंथ आ जाएगी। और इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 1। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बीट से है। इसमें दिया हुआ है गिटार टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। यानी कि दोनों की बीट फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 6। 6 इज नथिंग बट, या तो ये एफ ए माइनस एफ बी होगी, या फिर आप कह सकते हो दिस इज एफ बी माइनस एफ ए। ये आपको पता नहीं है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इफ टेंशन इन द बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम बोल सकते हैं दैट इज टी बाई म्यू 1/वेवलेंथ। आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, टेंशन। अगर आप टेंशन को इंक्रीज करते हो तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अगर टेंशन को डिक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो अब इन्होंने बोला है कि टेंशन को डिक्रीज किया हुआ, टेंशन अगर डिक्रीज की है तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। अगर टेंशन से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है और इससे बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, यानी कि आपका जो डिफरेंस है इट इंक्रीजेज जब आप दूसरे को कम करते हैं। तो आप देखेंगे डिफरेंस कब बढ़ेगा, जब स्मॉलर को आप डिक्रीज करोगे। तो यानी कि एफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन एफ बी। और आपको ये इक्वेशन दे रखी है कि एफ ए माइनस एफ बी इक्वल्स टू 6। तो बच्चों जैसे ही अगर एफ बी को आप डिक्रीज करेंगे तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6 से 7 हो जाता है। तो अब आपको एफ ए गिवन, क्वेश्चन में एफ ए गिवन है, आपको एफ ए दे रखी है दैट इज 530 हर्ट्ज। तो आप देखेंगे कि एफ बी क्या होगा, एफ ए से कम होगा, कितना कम होगा, 6 कम होगा। तो एफ बी की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं दैट इज 524 हर्ट्ज। तो इस तरह से आपको एफ बी यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर वी आ जाएगी और वो होगी 524 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये ट्यूनिंग फॉर्क से है, दिया हुआ है टू वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस द गिवन, दिस इज द वेव इक्वेशन। यानी कि इसकी आपको 500, आपकी ओमेगा 1 इज गिवन एज 500 पाई, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ। ओके, और यहां से आपको F1 मिल जाएगा दैट इज 250 हर्ट्ज, और ओमेगा 2 आपको दी हुई है 506 पाई विच इज इक्वल्स टू 2 पाई F2, और F2 आपको मिल जाएगा यहां से, यानी कि 253 हर्ट्ज ये मिल जाएगा। तो दोनों की बीट फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे F2 माइनस F1, तो आपके पास कितने मिलेगा, दैट इज 3 हर्ट्ज। तो आगे क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर मिनट। तो ये नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड होती है। अगर 1 मिनट में देखेंगे, 1 मिनट का अगर हम स्टडी करेंगे तो 1 मिनट में क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 180, 180 बीट्स पर मिनट, ये आपके पास आ जाएगा। तो इन्होंने आंसर पूछा हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है स्ट्रेच स्ट्रिंग रेजोनेटिंग विद ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक स्ट्रिंग जैसे सोनोमीटर में आपका ट्यूनिंग फॉर्क से रेजोनेट करता है, तो ये दिस स्ट्रिंग इज रेजोनेटिंग विद ट्यूनिंग फॉर्क 512 हर्ट्ज, इससे दी हुई है, और लेंथ आपको गिवन है दैट इज हाफ मीटर। क्वेश्चन में पूछा हुआ है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू वाइब्रेट resonantly with tuning fork frequency 256 हर्ट्ज would be। तो आपने यहाँ पर टेंशन को कुछ नहीं चेंज किया है और किसी को चेंज नहीं किया है, तो आप फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो 1/2L इंटू वेलोसिटी, यानी कि ये लैम्डा हो जाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में। आप ये कह सकते हो कि F इंटू एल विल बी V/2 एंड विच इज कांस्टेंट। आपने टी और म्यू को चेंज नहीं किया है, तो हम बोल सकते हैं F1L1 इक्वल्स टू F2L2। तो यानी कि आपको जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 256, तो आपकी लेंथ होगी L1, और जब आपको 512 दे रखी है तब आपको लेंथ दे रखी है हाफ। तो यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो आपको L1 की वैल्यू दिस विल गिव यू दैट इज 1 मीटर।
तो आप अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो आपकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दिया तो लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज सी, 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है, टू आइडेंटिकल पियानो वायर्स केप्ट अंडर द सेम टेंशन, दोनों के अंदर सेम है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600, दोनों की आपको क्या दी हुई है, 600 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यानी कि आप लिख सकते हो F इक्वल्स टू वी बाई 2L, ये आप लिख सकते हो। टेंशन की वैल्यू आपको 600 दे रखी है। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ वन वायर विच विल लीड टू अकरेंस ऑफ 6 बीट्स पर सेकेंड व्हेन बोथ वायर ऑसिलेट टुगेदर। तो यानी कि दोनों वायर की फ्रीक्वेंसी 600 है, सॉरी, टेंशन सेम है और टेंशन इज नॉट 600, टेंशन दोनों की सेम है और फ्रीक्वेंसी आपकी दोनों की 600 है। अब एक ही टेंशन को आप लेट से T1 को इंक्रीज करते हैं, T1 को इंक्रीज करेंगे तो F1 इंक्रीज होगी। तो आपके पास बीट्स क्या आएगी, बीट्स विल बी F1 माइनस F2, और ये आपको गिवन है 6। तो आपकी F1 इंक्रीज हो गई, F2 रिमेन सेम, दिस विल गिव यू 6, ये आपको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। तो यानी कि F1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज 600, ये आपकी F1 हो जाएगी। अब ये बोल रहे हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन इन टेंशन। तो अगर आपने ये आपकी फ्रीक्वेंसी 6 चेंज की है तो आपकी टेंशन में कितना चेंज आएगा। तो इसके लिए हम बच्चों फॉर्मूले क्या लिख सकते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/2L एंड रूट टी बाई म्यू। अब यहां पर सब कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो हम यहां पर लिख सकते हैं दैट इज 1/2L एंड 1/√μ एन रूट ऑफ टी। तो यानी कि ये टी की फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी की पावर हाफ, यानी कि सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ, ऐसे कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं डेल्टा एफ ओवर एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ डेल्टा टी ओवर टी। बच्चों अगर आपको याद होगा, जैसे आपको f इक्वल्स टू टी की पावर हाफ दी हुई है, कुछ के टाइम्स टी की पावर हाफ, तो अगर आप इनको डिफरेंशिएट करके कह सकते हो तो आपने हमने एरर में पढ़ा था डेल्टा एफ इक्वल्स टू एफ, जो भी पावर होती है हाफ इंटू डेल्टा टी ओवर टी। तो ये हमें सीधे फ्रैक्शनल चेंज दे देगी। तो यहां पर फ्रैक्शनल चेंज क्या है, दैट इज 6/600 इक्वल्स टू हाफ इंटू डेल्टा टी ओवर टी। तो यहां पर अगर फ्रैक्शनल चेंज लाएंगे तो दिस इज 1/100, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स/100, दैट इज 1/50। 1/50 भी कह सकते हैं, और आपको आंसर्स में दे सकते हो आप इसको 2/100 यानी कि 0.022। ये आपको फ्रैक्शनल चेंज इन आपके किस में आएगा, ये आएगा आपके टेंशन में। टेंशन में जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा वो 0.02 का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 makes 4 beats per second with vibrating string of piano. The beat frequency decreases to 2 per second when the tension in the piano string is slightly increased. The frequency of the piano string before increasing the tension. तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है और एक पियानो स्ट्रिंग, दोनों में 4 बीट्स पर सेकेंड, दिस इज 4 बीट्स, हम बोल सकते हैं एफ ए माइनस एफ बी, दोनों का जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो 4 है। अब हमने क्या किया कि बीट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस 2 बीट्स व्हेन द टेंशन इन द पियानो इज स्लाइटली इंक्रीज। तो बच्चों ये डिफरेंस कब डिक्रीज करेगा, यानी कि आप पियानो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, तो अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे और इसको कांस्टेंट रखेंगे तो ये डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करो ये बोलते हैं कि ये 120 है और ये 124 है, तो अगर 124 को इंक्रीज करके आप 126 बना देंगे तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस डिक्रीज कब करेगा, जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम किसको इंक्रीज कर रहे हैं, पियानो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं और ये डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं 2 इक्वल्स टू एफ ए माइनस एफ बी प्राइम, यानी कि इसको आपने इंक्रीज कर दिया।
2 से इंक्रीज कर दिया। तो इसमें कह सकते हैं कि ट्यूनिंग फॉक क्या है, एफ ए इज 512, ये आपको दी हुई है। 512 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉक, और 4 बीट पर सेकेंड पियानो के साथ है। तो ये इसका 4 कम होगा, एफ वी विल बी एफ ए -4, दैट विल बी 508 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी होगी ओरिजिनली। अब इसको इंक्रीज करके आप क्या कर देते हो, इसको 510 कर देते हैं, तो ये 512 है, 510 है, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आप ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो पियानो स्ट्रिंग की, कितनी होगी 508, और आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्यूनिंग फॉक अरेंजमेंट पेयर प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड। यानी कि आपके पास दो ट्यूनिंग फॉक है ए एंड बी, और अगेन आप इस तरह से लिख सकते हो एफ ए माइनस एफ बी इक्वल्स टू 4, और वन ट्यूनिंग फॉक फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी दी हुई है इन्होंने 288। 288 की जो यूनिट है इन्होंने सीपीएस यूज की है बच्चे, ये होती है साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड विच इज इक्वल्स टू हर्ट्ज ओनली। साइकिल पर सेकेंड को हम हर्ट्ज में ही लिख सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं लिटिल वैक्स इज प्लेस्ड ऑन अननोन फॉक एंड प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड। अब बच्चों ये डिक्रीज कब होगा, यानी कि 4 बीट से अब क्या होता है कि ये 2 आ जाता है। 2 वैक्स वैक्स पुट करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। अगर आपने ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दी तो ये डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने हायर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा, ये आपका डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर आपने वैक्सिंग पुट कर दी है, तो एफ ए पर आपने वैक्सिंग पुट करी, तो यहां पर आपको दिया हुआ है 1 फॉक इज 288। तो यहां पर जो नॉन फॉक है वो नॉन फॉक कौन सी होगी, बी होगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको 288 हर्ट्ज दी हुई है, यानी कि सीपीएस भी बोल सकते हैं। अननोन पर आपने वैक्स पुट किया और ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई। तो अननोन पर आपने वैक्स, अगर अननोन की फ्रीक्वेंसी अगर कम होती तो वैक्स पुट करने से ये इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो अननोन है, और यहां पर वैक्स पुट करने से आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है, बीट फ्रीक्वेंसी इज 2। तो यानी कि एफ ए ओरिजिनल इक्वेशन से निकालेंगे, एफ ए विल बी 4 प्लस एफ बी, और एफ बी आपको दी हुई है 288, 4 प्लस 288, तो आपके पास हो जाएगा 292 हर्ट्ज भी ले सकते हैं और उसको सीपीएस भी ले सकते हैं, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं पोलराइजेशन। बच्चों पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन में क्या होता है कि आपकी जो प्लेन वेव है वो एक डायरेक्शन के अलोंग ऑसिलेट होती है। तो आप ये देखेंगे कि अगर एक कार्डबोर्ड अगर आप ले और उसमें एक स्लिट, यानी कि यहां पर एक सेक्शन बनाए जिसमें वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और स्ट्रिंग के अंदर अगर ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वेव कैन ट्रेवल थ्रू दिस स्लिट। अगर वहीं कार्डबोर्ड को आप 90 डिग्री पर रोटेट कर दें तो आप देखेंगे कि इसमें जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो कहां है, जेड डायरेक्शन में मूवमेंट है, और जो वायर या स्ट्रिंग ऑसिलेट हो रही है वो कहां होनी चाहिए, वाई डायरेक्शन में। तो जैसे ही ये पॉइंट ऑसिलेट होगा तो इट विल नॉट फ्री टू बी मूव इन वाई डायरेक्शन, यानी कि ये वाई डायरेक्शन में मूव नहीं हो पाएगा। तो यहां से क्या होगा, ये आपकी वेव यहां से इसके थ्रू पास नहीं होगी स्लिट के। तो हम इसी मेथड को पढ़ते हैं पोलराइजेशन। अगर एक डायरेक्शन के अलोंग अगर कोई भी ऑसिलेशन हो रहा है सिर्फ एक डायरेक्शन के, तो उसको बोलते हैं हम लीनियरली पोलराइज्ड वेव, यानी ये लीनियरली पोलराइज्ड वेव है, इसको प्लेन पोलराइज्ड वेव भी बोलते हैं। तो आप इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि अगर यहां पर सेक्शन ऐसे वर्टिकल बने हुए हैं, अगर ये ऑसिलेशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो यहां से वेव पास हो जाएगी, दूसरी वेव भी यहां से वर्टिकल डायरेक्शन में पास हो जाएगी। अगर आपने एक वेव को वर्टिकल डायरेक्शन में पास करा दिया और यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में ना हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वेव इसके थ्रू तो पास हो जाएगी, लेकिन यहां पर आपका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, तो वेव यहां से पास नहीं हो सकती।
तो इसी को बोलते हैं हम पोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन? इफ द डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड ऑलवेज अलोंग ए फिक्स डायरेक्शन, देन वेव इज सेड टू बी लीनियरली पोलराइज्ड इन दैट डायरेक्शन। जैसे हम ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड वेव इन y डायरेक्शन। इसका डिस्प्लेसमेंट आप y डायरेक्शन में देख रहे हैं, प्रोपोगेशन x डायरेक्शन में। तो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में होगा, तो इसको दिस इज पोलराइज्ड अलोंग y डायरेक्शन। इसको ही प्लेन पोलराइज्ड कहते हैं। और बच्चों, अगर पार्टिकल किसी भी रैंडम डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, इफ पार्टिकल्स आर randomly displaced in the plane perpendicular to the direction of propagation, then wave is called unpolarized। यानी कि propagation इधर है और direction of oscillation आपका random किसी भी direction में है, तो हम इसको बोलते हैं unpolarized wave।